नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में इस वक्त एक एसआईआर का मुद्दा, दूसरा हुमायूं कबीर और तीसरा बांग्लादेश को लेकर। तो इन तीन मुद्दों के ऊपर राजनीति जोरों शोरों से चल रही है। तो पहले हम बात करेंगे हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी, हम कह सकते हैं कि एक और नई पार्टी जनता यूनियन पार्टी, उसका गठन हुआ है। क्योंकि इससे पहले अगर हमने नई पार्टी की बात की तो फिर जब हम पीछे जाते हैं तो याद आता है बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। तो जन सुराज पार्टी जब गठन हुआ गांधी जयंती के दिन, तो उस वक्त जो भीड़ थी उससे लग रहा था कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव करने आए और कुछ बदलाव होगा। लेकिन चुनाव आते आते प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने ट्रैक से हटकर अरविंद केजरीवाल की तरह जो है वो अलग ट्रैक पर चलने लगे, तो लोगों में एक संशय पैदा हुआ कि कहीं ये देश का दूसरा अरविंद केजरीवाल तो साबित नहीं हो जाएगा। और कुछ परिणाम को देखकर लगता भी ऐसे ही है कि लोगों के मन में जो है वो यही संशय था। अब प्रशांत किशोर की स्थिति यह है कि प्रियंका वाड्रा के साथ मुलाकात, कह सकते हैं कि आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे प्रशांत किशोर। और ऐसा पहली बार नहीं है, उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा कर चुके हैं। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी वो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रशांत किशोर को यह लगता है कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इससे थोड़ा सा जो है राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर इसका विश्लेषण हो, उसके साथ थोड़ी सी बेईमानी हो जाती है। क्योंकि नेता जनता के सामने चेहरा होता है और जनता नेता को वोट करती है, और नैरेटिव जो तैयार किया जाता है उसको नीचे तक लाने का, वो सर्वे करना, उसकी स्टडी करना, यह काम होता है रणनीतिकार का। और प्रशांत किशोर को यह लगने लगा था कि शायद उनकी वजह से जो है वो सब कुछ हुआ है। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर के चुनाव परिणाम के बाद में अब आते हैं हम हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर जिस तरीके से वो राजनीति में आए हैं, तो प्रशांत किशोर से आज के हालात में अगर हम देखते हैं तो प्रशांत किशोर से ज्यादा अच्छा जो है वो परिणाम देने वाले हैं, ऐसा जो है वो दिखाई देता है। तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, उसका नुकसान जो है वो ममता बनर्जी को भी हो सकता है। हम उस पर आए, सबसे पहले हुमायूं कबीर की बात करते हैं। हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में चले गए, टीएमसी से 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए और फिर वापस टीएमसी में चले गए। अब 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे जिस क्षेत्र से वो आते हैं। अब उस ऐलान के बाद में टीएमसी ने हुमायूं कबीर को बाहर कर दिया। ऐसी स्थिति में एक चीज जो समझने वाली है कि क्या हुमायूं कबीर ने अकेले दम पर यह कदम उठाया, तो उसकी संभावना जो है वो कम नजर आती है। हुमायूं कबीर ने जो बोला वो किया 6 दिसंबर को, लेकिन उसमें जो चीजें निकल कर आई वो ये थी कि लोगों की जो भीड़ थी और सर पे ईंटें रखी हुई, कि सब लोग जो है वो अपना योगदान देना चाहते थे। अब इससे एक तस्वीर जो है वो साफ हो जाती है कि लोग हुमायूं कबीर के साथ जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? कारण है हिंदू विरोधी मानसिकता, और वो साफ तौर से नजर आती है। और वो नजर इसलिए भी आती है क्योंकि भले इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ हो, लेकिन आज भी उस धर्म के लोग इस देश को अपना मानने से कतराते हैं, या हम कहें कि दूर रहते हैं। और वही स्थिति जो है वो इन चीजों में दिखाई देती है। वरना बाबर जैसे आक्रांता के नाम से, और उस स्थिति में जब कोर्ट का फैसला हो, तो बाबरी नाम रखना थोड़ा सा जो है वो अनुचित लगता है। हालांकि रखा जा सकता है क्योंकि संविधान इसकी अनुमति देता है, सबको आजादी है, वो किसी भी नाम से जो है वो मंदिर मस्जिद का निर्माण कर सकता है। लेकिन विवादास्पद जो चीज हो उसका निर्माण करना वो अपने आप में दिखाता है। अब ऐसे में
आने वाले समय में यह भी देखने को मिलेगा कि एएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है हुमायूं कबीर के साथ खड़े नजर आए। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि अगर यह वोट बैंक अगर किसी का खिसकेगा तो वो किसका खिसकेगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर ममता बनर्जी। तो इसका सीधे तौर पे नुकसान इस वक्त जो है वो ममता बनर्जी का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लेफ्ट को हराकर, और ममता बनर्जी का या इस पैटर्न को अगर हम समझते हैं, हम हर वीडियो में बात भी करते हैं कि इस समुदाय विशेष के लोग उसी को वोट करते हैं जो एंटी बीजेपी होता है, या हम कहें कि एंटी बीजेपी वोटर किस तरफ जाएगा, तो वो उसी तरफ जाता है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हो। अब पश्चिमी बंगाल में क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई कैडर नहीं है, लेफ्ट जो है वो 35 साल पहले ही खत्म हो चुका था, तो ऐसी स्थिति में टीएमसी ही दिखाई देती थी जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। अब जब चुनावों के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी हम सीटों की बात तो नहीं करने वाले जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने दावा किया है, लेकिन क्या यह मुसलमान वोटर जो है वो हुमायूं कबीर के साथ खड़ा दिखाई देगा? क्योंकि उस स्थिति में कि जब ममता बनर्जी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, तो क्या यह ममता बनर्जी का साथ छोड़ेगा? कारण एक। दूसरा कारण अगर हम देखें तो इस वक्त ममता बनर्जी जो है वो सीधे तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई दिखाई देती है। और आपने देखा, क्योंकि एसआईआर जब शुरू हुआ था तो साफ तौर से यह कह दिया था कि जो भी लोग हैं उनको बंगाल छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसका असर कम हुआ, क्योंकि विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ने का जो जिसको कहे कि एक तरीका अपनाया था वो धीरे धीरे धराशायी हो गया, जिसमें एक यही था कि मुसलमानों के वोट काटे जाएंगे। लेकिन फिर अगर हम देखते हैं इसके दूसरे पक्ष को, तो बीजेपी भी इससे अछूती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी ने यह कहा था कि बंगाल में जो है वो घुसपैठिए सबसे ज्यादा है। तो फिर अब जो एसआईआर का जो रोलिंग ड्राफ्ट जो सामने आया है, उससे एक तस्वीर साफ होती है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर वोट डिलीशन कम हुआ है, जबकि हिंदी भाषी जो लोग थे वहां पर वोट का डिलीशन ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब इस पैटर्न को अगर हम समझेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो भी यहां पर धराशायी होता हुआ दिखाई देता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। अब उस स्थिति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मतुआ समुदाय जो आजादी के समय या 1971 की लड़ाई के समय जो बांग्लादेश से भारत में आ गया, उसको नागरिकता देने का वादा किया, लेकिन उसके ऊपर आगे काम शुरू नहीं हुआ। तो 2019 में लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी, लेकिन 2022 तक आते आते ममता बनर्जी और उनकी राजनीति जिस तरीके से एग्रेशन या आक्रामक राजनीति की जो रणनीति है कि अगर आपको बंगाल में रहना है तो टीएमसी करना ही होगा, उसी का नतीजा था कि 2022 तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो मतुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। हालांकि कारण एक यही नहीं था, कारण दूसरा भी था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनके घर जलाए गए, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी शामिल थे, तो प्लान करने के लिए मजबूर किया गया। और उस डर की वजह से भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार होते हुए भी असहज या असहाय नजर आई कि वो बंगाल में जाकर कुछ एक्शन ले सके, क्योंकि इसका जीता जागता प्रमाण था जिस तरीके से साजा शेख उसके घर पे ईडी की टीम पहुंची, तो ईडी की टीम पर उल्टा जो है वो हमला कर दिया गया। ठीक ऐसे ही शारदा घोटाले में जिस तरीके से पुलिस के एक बड़े अधिकारी की भूमिका संदिग्ध नजर आई, और जब वहां पर जांच एजेंसी पहुंची तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर बैठ गई। तो ये कुछ ऐसे जो है वो उदाहरण थे जो लोगों में डर पैदा करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए काफी थे, और उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी, आज भी अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में बहुत सी जगह हमने देखा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, आप नुपुर शर्मा देख लीजिए, उससे भी बड़ा उदाहरण, सर तन से जुदा जो नारे देते हैं वो खुलेआम जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने निकाला ही नहीं, उसको एक अंधेरी गली में छोड़ दिया। और उसके बाद से नुपुर शर्मा क्या है, वो कहां जो है वो घर में बंद रहती है, मजबूर कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्ट नुपुर शर्मा को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला।
तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा जब हम हिंदी भाषी, तो आपने देखा वो आसाम की तरफ प्लाइन कर गए, या फिर उसका एक और उदाहरण जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जब दंगे हुए वक्फ बिल को लेकर, तो उसके बाद में हिंदुओं को शरण लेनी पड़ी एक स्कूल में। तो ये कुछ उदाहरण थे जिससे सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था वो धराशायी भी हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद भी शामिल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ। और यह चिंता अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जाहिर कर दी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था वो भारतीय जनता पार्टी का दावा उल्टा दिखाई दे रहा है। और यह क्यों हुआ, इसका एक जो है वो बेहतरीन तरीके से अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा बिहार के एसआईआर को। बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बांग्लादेश में उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, उन लोगों को जो है वो पहले से सजग किया गया जिनके पास ये चीजें नहीं थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सोती रही, क्योंकि उसको बिहार में चुनाव लड़ना था। और अब भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को एक पैटर्न, जिसके तहत हमने पहले भी बात की थी कि जो ऐसे मतदाताओं की संख्या भी सामने आई है जिनके दादाजी की उम्र जो है वो लगभग, और ऐसे जो है वो 2 से 3 लाख वोटर है जिनकी 40 से कम उम्र है या 40 के आसपास, या फिर उनके माता पिता और जो मतदाता है उसमें जो जिसको हम कहें कि आयु का एज का जो अंतर है वो लगभग 15 साल या उसके भी कम है। तो वो एक पैटर्न जो है वो जरूर नजर आ रहा है। उसके ऊपर जो है वो चुनाव आयोग को एक कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी को जो करना चाहिए था, ममता बनर्जी ने वो सब कुछ किया जो उस वोट बैंक को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए करना चाहिए था। लेकिन उसमें हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर पार्टी का गठन किया और उसमें दावा किया कि वो 294 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है क्योंकि पश्चिमी बंगाल की राजनीति में 70 से 100 सीटें, हम मान के चलते हैं कि 70 सीटों के ऊपर मुस्लिम आबादी वो एक निर्णायक भूमिका जो है वो अदा करती है ऐसे चुनावों में। तो ऐसी स्थिति में अगर ये वोटर जो हुमायूं कबीर के साथ जाता है तो फिर इसका नुकसान, हर्जाना जो है वो ममता बनर्जी को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव नजदीक आते हैं, मुद्दे बदलते हैं, हमेशा जो है वो ऐसा होता है। तो उस वक्त क्या होगा उसकी चर्चा उसी वक्त होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब हम ये कहते हैं कि हुमायूं कबीर जो है वो देश विरोधी है या हिंदू विरोधी है, या हम कहें कि सौहार्द विरोधी है, तो उस पर जब संशय जब पैदा होता है, जब हुमायूं कबीर पार्टी का गठन करके ये बोलता है कि मुर्शिदाबाद से उसकी उम्मीदवार जो होगी वो हिंदू महिला होगी, मनीषा पांडे, और बालीगंज जो कोलकाता की सीट है उससे उम्मीदवार होगी निशा चटर्जी। तो हुमायूं कबीर ने एक तरीके से आप देखोगे तो जो दावा किया है वो इसी के आसपास आकर जो है वो देखते हैं कि 70 के आसपास जो है वो जनता यूनियन पार्टी के विधायक वो मुस्लिम होंगे और 30% के आसपास जो है वो हिंदू होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिर यहां पर जो है वो बात आ जाती है कि जब भी भारत में इस तरीके के तो जयचंद जरूर आपको मिलेंगे जो ऐसे लोगों के साथ खड़े दिखाई जरूर देंगे। क्योंकि भारत में अक्सर हमने देखा है कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाता है तो मौन रहते हैं, लेकिन ठीक ऐसी स्थिति फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर होती है तो बैग लटकाकर जो है वो सांसद संसद के बाहर घूमते हैं। तो पश्चिमी बंगाल की राजनीति में डेली अगर हम देखें तो नए नए प्रयोग और नई नई चीजें सामने आती जा रही है। तो चुनाव जो है वो किस तरीके का होगा, हुमायूं कबीर के आने से हम ये तो नहीं कह सकते कि हुमायूं कबीर प्रशांत किशोर के जैसे होगा, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मुकाबला इस वक्त हुमायूं कबीर के आने से जो है वो त्रिकोणीय जरूर लग रहा है। अब हो सकता है इससे भारतीय जनता पार्टी को राहत भी मिले, या फिर भारतीय जनता पार्टी को यह भी चिंता होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्या जानबूझकर बीएलओ को जो है वो वहां पर काम करने से रोका गया। क्योंकि अंततः अगर आप देखोगे तो चुनाव प्रक्रिया के बाद में बीएलओ को राज्य सरकार के अधीन ही काम करना होता है। तो यह भी एक जो है वो बड़ा फैक्टर इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान देखा जा सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।